अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुदस्सर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आने वाले सैलाब, उससे होने वाली तबाही और उसकी रोकथाम के लिए या सैलाब में डूबे हुए लोगों को बचाने के लिए हुकूमतों ने अगर कुछ किया है तो उसके बारे में। सबसे पहली बात, पाकिस्तान दुनिया के उस खास हिस्से में वाक़या है जिसको मानसून का खित्ता कहते हैं, जहाँ जून से लेके अगस्त तक बारिशें होती हैं और बाज़ का बारिशें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जिससे वो पानी एक सैलाब की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जो दरिया हैं वो अपने किनारों से बाहर निकल जाते हैं और तबाही फैला देते हैं। ये बारिशें और ये सैलाब आज से नहीं आ रहे, ये मुद्दतों से आ रहे हैं। मौजूदा जो सैलाब है उसमें अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक तकरीबन 13,000 मकान गिर चुके हैं और तकरीबन 4,500 लोग मारे जा चुके हैं। जो कुछ डूब गए थे, कुछ बह गए थे, कुछ बिल्डिंग के नीचे आके फौत हो गए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बारे में अभी पता नहीं है क्योंकि वो लापता हैं। कुछ की लाशें जो हैं वो सखर बराज से मिल रही हैं, कुछ की लाशें नदी नालों से मिल रही हैं, कुछ की लाशें दरियाओं से मिल रही हैं। इस सैलाब का जो सबसे मुतासर इलाका है वो बलूचिस्तान है और उसमें कोयटा, पेशीन, जाफराबाद, खुजदार, कोहलू, बारखान, लसबेला और जलमगसी हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का कुछ इलाका भी है जो इससे मुतासर हुआ है और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जिससे जो इससे मुतासर हुए हैं, जहाँ सैलाब आया है और ये इसी किस्म की तबाही आई है। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बहुत से मकामात हैं जहाँ पे सैलाब आया है और बहुत से लोग उसमें बह गए हैं और बहुत सी इमारत गिर गई हैं। बलूचिस्तान में आने वाला सैलाब इसलिए ज़्यादा तबाह कर रहा है क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है वो पथरीली है, वो पानी जज़ब नहीं करती, यानी पानी ज़मीन में जाता नहीं है बल्कि तेज़ी से वहाँ से गुजर जाता है, जिसको फ्लैश फ्लडिंग कहते हैं। और वो पानी तेज़ी से आता है, वो इमारतों को भी गिरा देता है, पुलों को भी गिरा देता है और फसलों को भी तबाह कर देता है और जो माल मवेशी उसके रास्ते में आता है उसको भी बहा कर ले जाता है। इसलिए ये जो सैलाब है इसने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। बलूचिस्तान के अलावा जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है वो कराची है। कराची चूँकि सतह समुद्र से पहले ही थोड़ा सा नीचे है और वहाँ से आम जो पानी है, जो नालियों का पानी है, जो सीवरेज का पानी है, उसको निकालने के लिए भी एक ख़ास मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। और उसके साथ-साथ अगर वहाँ बारिशें हो जाएँ और वो बारिशें सैलाबी रेला अख्तियार कर लें और बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए तो वो वहाँ से निकाला नहीं जा सकता जब तक वहाँ नाले ना हों, जब तक वहाँ पंपिंग सिस्टम ना हो। लेकिन ये चूँकि बारिशें बहुत थोड़े अरसे में बहुत शदीद हुई हैं और चूँकि कोई निकासी का निज़ाम नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान कराची में हुआ है। कराची की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंज़र बयान करती हैं। इससे जो पहला सैलाब है, जो 2010 में आया था, जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1/5 हिस्सा जो था पूरे पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो पानी के नीचे चला गया था, यानी कि इतना ज़्यादा सैलाब आया था। उससे 2 करोड़ अवाम, 2 करोड़ लोग जो थे वो मुतासर हुए, 20 लाख मकान जो थे वो तबाह हो गए, 40 लाख अफराद जो हैं उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए और बगैर साफ पानी के उन्होंने गुजारा किया। $43 बिलियन का नुकसान हुआ था, मुआशी नुकसान। अमारात, बिल्डिंग, पुलों और सड़कों का जो नुकसान था वो $4 बिलियन का हुआ था उस सैलाब में। फसलों का जो नुकसान था वो $500 बिलियन का हुआ था। लेकिन उस सैलाब के बाद कौमी इदारों ने और गैर मुल्की इदारों ने, रिलीफ कमीशन वालों ने $687 मिलियन ये इकट्ठे हुए थे उन सैलाब के मुतासरीन के लिए, लेकिन उनमें से कुछ भी किसी भी जगह पर खर्च नहीं हुआ और उस जमाशुदा चंदे और उसमें आने वाले पैसे को
کس طرح خرد برد کیا گیا، یہ بہت سی اخبارات میں آ چکا ہے۔ اب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلاب یہ آیا ہے یا اس سے پچھلا جو سیلاب آیا تھا یا اس سے جو پچھلے سیلاب آتے رہے ہیں، ان سارے سیلاب کو دیکھتے ہوئے حکومتوں نے کیا کیا۔ آج کا جو سیلاب آیا، یہ موجودہ سیلاب ہے، اس کے بارے میں حکومتوں نے سوائے بیان بازی کو کچھ نہیں کیا۔ مراد علی شاہ کہتا ہے چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں اور تھوڑے عرصے میں ہوئی ہیں، اس لیے پانی بہت زیادہ آ گیا ہے، اور اگر یہ بارشیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہوتی، تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی، تو اتنا زیادہ سیلاب شاید نہ آتا۔ باقی جو پنجاب کی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کیا، انہوں نے بھی سیلاب والوں کے لیے، سیلاب میں متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ 1976 میں فیڈرل فلڈ کمیشن بنایا گیا تھا بھٹو کے دور میں، جس کو آج تک $1100 ملین دیے جا چکے ہیں تاکہ سیلاب کی روک تھام کے لیے اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ لیکن اس فلڈ کمیشن نے اتنے سارے پیسے کہاں خرچ کیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا، ہم نہیں جانتے۔ اب ناظرین ہم کچھ باتیں وہ کر لیتے ہیں جس سے سیلاب تو ہم نہیں روک سکتے، سیلاب تو بارشیں آئیں گی تو سیلاب بھی آئے گا، لیکن کیا حکومتیں ایسا کچھ کر سکتی ہیں کہ جس سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ نہ ہوں؟ اس میں سب سے جو ضروری بات ہے، سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ دریاؤں کے وہ پشتے، دریاؤں کی وہ جگہ جہاں سے پانی باہر جاتا ہے، یعنی کہ نیچے ہیں پشتے، لیکن ان کے بند جو ہیں ان کو اونچا کیا جائے، وہاں درخت لگائے جائیں تاکہ اس کا کٹاؤ روکا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا جدید محکمہ موسمیات بنایا جائے ایکٹیو قسم کا، جو لوگوں کو بتائے کہ فلاں علاقے میں بارشیں ہوں گی اور اتنی زیادہ ہوں گی، اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر بارشیں اتنے دن تک نہ رکیں تو آپ نے یہ جگہ چھوڑ دینی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے اور ان کو ان کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ اگلی بات، ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے جو ان متاثرہ جگہوں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کے پاس وسائل بھی ہوں اور ان کے پاس کچھ جگہ بھی ہو جہاں وہ ان لوگوں کو جا کے رکھ سکیں، تاکہ ایک تو تباہی نہ ہو، ان کا مال مویشی بچ جائے، وہ خود بچ جائیں اور نقصان کم سے کم ہو۔ تیسری بات، ایسے علاقے جہاں پہ سیلاب آنے کے خدشات زیادہ ہوں یا لگے کہ یہاں سیلاب آ سکتا ہے، تو وہاں ایسی عمارات بنائے جائیں، ایسے گھر بنائے جائیں جو سیلاب سے متاثر نہ ہوں۔ مثلا ان کی بنیادیں اس طرح کی بنائی جائیں کہ وہ 2 دن 3 دن یا 5 دن یا ہفتہ اگر بارش ہو بھی جائیں اور پانی ان کے ارد گرد جمع بھی ہو جائے تو وہ عمارت گرے نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑی رہے، تاکہ ان کے گرنے سے اور ان کے نیچے دب کے آنے سے جو لوگوں کی موات ہو جاتی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ چوتھی بات، جس جگہ پہ سیلاب آتے ہیں اس جگہ پہ جو مکانوں کی بنیادیں ہیں وہ کم از کم اتنی اونچی ہوں کہ سیلاب کا پانی ان بنیادوں سے اوپر نہ جا سکے۔ اگر سیلاب آتا بھی ہے تو ان بنیادوں کے نیچے نیچے سے گزر جائے، تاکہ نہ مکان کا اوپر والا حصہ اس سے متاثر ہو اور نہ گرے اور نہ لوگ اس کے نیچے آ کے مرے۔ اور یہ جتنے بھی کام میں نے آپ کو 4 بتائے ہیں، یہ کام انگلینڈ میں، جرمنی میں اور فرانس میں ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہاں بھی سیلاب آتے ہیں لیکن یہاں اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے دریاؤں کے کنارے اونچے کر دیے ہیں، مکانوں کا معیار بہتر کر دیا ہے، جدید محکمہ موسمیات انہوں نے بنا دیا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے، اور ان کے پاس ریسکیو ٹیمز ہیں، ریسکیو کا ادارہ ہے جو کسی بھی خرابی کی صورت میں، کسی بھی ہنگامی حالت میں ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ آخری بات جو میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنا زیادہ پانی ہمارے پاس ہے جو سیلاب کی شکل اختیار کر کے تباہی مچا دیتا ہے، تو کیوں نہ اس پانی کو اکٹھا کر لیا جائے، جس کے لیے ڈیم بنانا بہت ضروری ہے۔
उसके लिए आप 2 डैम बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। आप ये सारा पानी उन डैम्स में डाल के उसको महफूज कर सकते हैं, और जब हमें पानी की ज़रूरत हो उससे बिजली पैदा करके उस पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। दरियाए नील जो है ये जब से तारीख का रिकॉर्ड है, ये तब से सैलाब उसमें आ रहे हैं, ये तबाही मचा रहा था। लोगों की फसलें, लोगों के घर, लोगों के मकानात, सब कुछ ये तबाह कर देता था। लेकिन 1960 में दरियाए नील के ऊपर आसमान डैम बनाया गया, जो 1970 में बन के तैयार हो गया। वो जितना भी सैलाबी पानी है वो उस डैम में, जो उसकी नासर लेक है, जो जमाल नासर के दौर में शुरू हुई थी, उस नासर लेक में वो पानी डाल देते हैं और वो सारा सैलाबी पानी उसमें जमा हो जाता है, और दरिया में सिर्फ उतना ही पानी छोड़ा जाता है जितना पानी उसमें जरूरत के मुताबिक हो, ताकि वो अपने किनारों से बाहर ना जाए। 1972 से बाद आज तक दरियाए नील में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया कि उसने तबाही मचाई हो, और उस डैम के बनने से तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं उससे मुस्तफीद हुए हैं। ज़्यादातर लोग जिनको फ़ायदा हुआ है वो मिस्र के हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सूडान के हैं। दूसरी बात, उस झील में से वो पानी निकालते हैं अपनी ज़रूरी इस्तेमाल के लिए। वो मिस्र को भी पानी दिया जाता है, वो सूडान को भी पानी दिया जाता है। यानी वही पानी जो पहले हज़ारों सालों से लोगों की तबाही का सबब बन रहा था, अब लोगों की बेहतरी का सबब बन रहा है। तो हमारे अरबाब इख्तियार को ये चाहिए कि कम से कम ये इकदाम करें जिससे ना सिर्फ आप सैलाब से और उसकी तबाहकारियों से बच सकते हैं, बल्कि वो जो अज़ाफ़ी पानी है उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, जो काम करने ज़रूरी हों वो जब तक ना किए जाएं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा आप उठा नहीं सकते। ये जितने भी काम हैं ये ज़रूरी हैं, ये करने चाहिए, ये आज भी करने वाले हैं, ये कल भी करने वाले हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, लोग डूबते रहेंगे, इमारत गिरती रहेंगी, पुल बहते रहेंगे, सड़कें बहती रहेंगी, और लोगों के घरों के घर उजड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, अपने गिरदनवाह का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।